हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे उसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और एक हम पढ़ेंगे कि रेस्टिट्यूशन के बेसिस पे हमने कोलिजन्स की प्रॉपर्टीज को कैसे एनालिसिस किया है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में ई लिखेंगे, इसे डिनोट करेंगे। ये क्या होता है कि बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, कि जो भी इस स्फेरिकल बॉडीज या जो कोलाइडिंग बॉडीज को हम यूज कर रहे हैं, जो बॉडीज एक दूसरे से कोलिजन करने जा रही हैं, उनकी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर इसे हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली डिफाइन होती है बेटा E इज इक्वल्स टू इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। मतलब जब हमने ये बात पढ़ी थी कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेनेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक डिफॉर्मेशन का पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन पीरियड। तो उस दौरान भी कोई ना कोई फोर्सेस लग रहे होते हैं। जब दोनों बॉल्स या दोनों की दोनों स्फेरिकल बॉडीज एक दूसरे को पुश कर रही थी, उस टाइम पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा था। तो उस फोर्स के कारण dt टाइम में जो इंपल्स आ रहा था वो है इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद बॉडीज मटेरियल के बेसिस पे अपनी शेप्स को रिगेन करने की कोशिश करती है, तो उस दौरान भी कुछ फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो उन फोर्सेस का dt टाइम इंटरवल में जो इंपल्स होगा वो होगा इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, क्योंकि वो रिफॉर्मेशन पीरियड होता है। भाई डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होने के बाद जब बॉडीज अलग होने की कोशिश करती हैं, अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करती हैं, तो वो जो पीरियड था वो था रेस्टिट्यूशन पीरियड। तो रेस्टिट्यूशन पीरियड में जो फोर्स लगेगा dt टाइम में, उनका इंपल्स तो हो जाएगा इंपल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन के टाइम पे जो फोर्स लगेगा उनका dt टाइम में जो इंपल्स होगा वो होगा इंपल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो इसे जो डिस्क्राइब करते हैं मैथमेटिकली वो करते हैं E इज इक्वल्स टू इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। अगर हम इम्पल्स को लिखे बेटा तो इम्पल्स हम जानते हैं वो होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर रिफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो लेट सपोज हमने मान लिया कि अगर लिखें तो रिफॉर्मेशन के फोर्स को मान लेते हैं FR, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन FR dt अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन लिखें तो यहां पर लिख दें इंटीग्रेशन FD dt। यहां पर एक बात हम ध्यान रखेंगे बेटा कि जो हमने FR और FD लिए हैं, ये जो दोनों FR और FD लिए हैं, इसे मैं एक बार F बना देता हूं। तो ये जो FR और FD है ये फोर्सेज है। FR का मतलब हो गया बेटा रिफॉर्मेशन के टाइम लगा फोर्स, या रिफॉर्मेशन के टाइम का फोर्स। जो रिफॉर्मेशन के टाइम पे जो फोर्स लग रहे थे कोलिजन में उन्हें हम बोल रहे हैं FR। और जो मैं FD बोल रहा हूं बेसिकली बेटा वो क्या हो गया, डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग का फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग का फोर्स। इसे भी अगर हम बेहतर तरीके से लिखें तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं टाइम की जगह ड्यूरिंग, यहां पर भी हम सिंपल लिख देते हैं ड्यूरिंग। तो अगर FR और FD को लिखें तो FR हो जाएगा रिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग का फोर्स, और FD हो जाएगा डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग, मतलब डिफॉर्मेशन के दौरान लगने वाला फोर्स। तो इनके इंपल्सेस हमने लिख देंगे। इंपल्स हम जानते हैं बेटा कोई भी जो इंपल्स होता है उसका जो फोर्स होता है वो हम उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो होता है फोर्स इनटू टाइम। तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया है इंपल्स लिखने के लिए। रिफॉर्मेशन के लिए हो गया FR इंटू dt इंटीग्रेशन में, और डिफॉर्मेशन वाले इंपल्स के लिए हो गया इंटीग्रेशन FD dt। तो मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसे इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये हम जानते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच क्या होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो आपको केवल याद रखना है कि E जो होता है उसे दो तरीके से हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया है। एक है इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, और जो ज्यादा यूज हमारे आने वाले सवाल में वो है ये कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग LOI या लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इस तरीके से हम E को डिफाइन करते हैं।
अब इसकी कुछ डिपेंडेंसी देख लेते हैं। डिपेंडेंसी है बेटा, अच्छा ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो अगर मान लो हम ये एक सिंपल हमारा एक बेसिक फिगर मान लें कि कोलिजन से पहले मास पार्टिकल्स की स्पीड यूए और यूबी है और कोलिजन के बाद मास पार्टिकल्स की स्पीड वी और वीबी बन गई है। अब अगर मुझे ये बात पता है कि रेयर ऑब्जेक्ट को यूबी से हिट करना है या यूबी को हिट करना है तो यूए को यूबी से ज्यादा होना पड़ेगा, तो मैंने वही लिखा हुआ है कि यूए इज ग्रेटर देन यूबी। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो आप देखिए बेटा अप्रोच का मतलब क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स सपोज ये यू भी है यू है, तो अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि अप्रोच का मतलब हो गया कि अगर एक को रोक लिया जाए तो दूसरा कितनी वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। दोबारा समझना, अप्रोच का मतलब क्या होता है, उसके पास आना, किसी चीज की तरफ जाना। मतलब अगर मैं इनकी अप्रोचिंग वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं, तो वो हो जाएगा कि किसी एक को रोक लें तो दूसरा उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो जब कोलिजन हो गया तो मुझे पता है कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि इसकी स्पीड ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि अगर VA ज्यादा हुआ तो अगेन इससे कोलिजन होगा, तो जब ये कोलिजन के बाद सेपरेट हो गई होंगी तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई होगी, तो अब ये दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे। तो सेपरेशन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक को रोक लें तो दूसरा कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज होती हैं, वो है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इंपैक्ट और ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी VB माइनस VA। हम VB में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि VB की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि सेपरेट कब होंगे, जब ये तेज चलेगा। तो VB माइनस VA इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, इसमें ज्यादा कौन है, UA, तो क्या लिखेंगे UA माइनस UB। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए अगर लिखे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जिसे हम VOS लिख रहे हैं वो सिंपल क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी VB माइनस VA कि V माइनस VA, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, कि अगर एक को रोक लें तो B वाला कितनी दूर से जा रहा होगा। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करूं तो अप्रोच कौन कर रहा है बेटा, अगर मैं B को देखूं तो A इसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से अप्रोच आ रहा है या फिर कितनी वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा होगा। तो VOA वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेसिकली UA माइनस UB। इन दोनों में हमने एक ही फंडा यूज किया है कि जो बड़ी वाली वेलोसिटी थी उसमें से छोटी वाली वेलोसिटी को माइनस किया है। तो अगर इनकी वैल्यूज को यहां पुट कर दे बेटा तो ई सिंपल क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VB माइनस VA अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ UA माइनस UB। तो मैग्नीट्यूड ऑफ VB माइनस VA अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ UA माइनस UB, मतलब कि पहले VA माइनस VB माइनस VA निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड अपॉन UA माइनस UB का मैग्नीट्यूड, ये होता है E, जो हमारे मेनली सवालों में यूज आएगा। आगे है डिपेंडेंसी ऑफ E। इसमें क्या है कि बेटा हम ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जिन्हें पढ़ेंगे और जिन्हें याद रखेंगे कि डिपेंड किस पे करता है E। एक तो करता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग द बॉडीज, कि वो मटेरियल्स जो बॉडीज को बना रहे हैं उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनका इलास्टिक बिहेवियर क्या है, उस पर E डिपेंड करता है। दूसरा है वेलोसिटीज ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिफोर इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट के कोलिजन से पहले जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं या जो पॉइंट्स टच हो रहे हैं उनकी वेलोसिटीज क्या है, उस पर भी E डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडीज, बॉडीज का रोटेशन की क्या स्टेट है, इस पे भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज, ये बॉडीज के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटेड डिपेंडेंसी हैं जो हमें ऐसे की ऐसे लर्न करनी है। ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था बेसिकली बेटा ये आइजैक न्यूटन ने पहली बार बताया था, तो इसे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जो हम बोलते हैं उसे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स करके बताया था ई के बारे में। नेक्स्ट बेटा इसमें हमने की पॉइंट बना रखा है
वो है कि इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 बट इन कोलिजन्स वेयर एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इज जनरेटेड इट्स वैल्यू में एक्सीड 1। मतलब इन जनरल जब फिजिकली कांटेक्ट पॉसिबल हो, मतलब वो कोलिजन्स जिनके अंदर कांटेक्ट होता हो, उनमें E का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में लाए करता है। मतलब उनके लिए हम लिख सकते हैं कि E इस तरीके से होता है, और इक्वल टू 1 भी हो सकता है अगर इलास्टिक कोलिजन्स है। लेकिन कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी एडिशनली जनरेट हो जाती है। मतलब जो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होती है या फिर आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है ब्लॉक्स की वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के कोलिजन्स में जो E की वैल्यू है वो 1 से भी एक्सीड कर जाती है। तो यही यहाँ पॉइंट पर हमने लिखा हुआ है कि जनरली कॉन्टैक्ट कोलिजन्स जो होते हैं उनमें तो E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है या 1 हो सकती है, लेकिन कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी बन जाए, उन सब में E का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि परफेक्टली प्लास्टिक और इनइलास्टिक इंपैक्ट। अब हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी बता दी है E के बेसिस पे कि कैसे कोलिजन्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि परफेक्टली प्लास्टिक या इनइलास्टिक इंपैक्ट। तो हमें पता है कि अगर परफेक्टली प्लास्टिक या इनइलास्टिक या परफेक्टली, तो उसके अंदर जो E है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो वो ये फॉर दीज इंपैक्ट्स E इज इक्वल्स टू 0। तो हमें याद रखना है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर E का वैल्यू 0 होगा एंड बॉडीज अंडरगोइंग इंपैक्ट स्टिक टू ईच अदर आफ्टर द इंपैक्ट। जो बॉडीज इंपैक्ट फील कर रही हैं, जो बॉडीज इंपैक्ट एक्सपीरियंस कर रही हैं, वो कोलिजन के बाद स्टिक हो जाती हैं। किसके अंदर बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर। फिर लिखा हुआ है परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट। तो इन सब के लिए E का वैल्यू 1 हो जाएगा। और इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक, ये दोनों एक ही वर्ड होता है बेटा। कई बार क्वेश्चन में हमें पार्शियली इलास्टिक मिलता है और कई बार इन इलास्टिक लिखा हुआ मिलता है। तो उन सब के लिए जो E का वैल्यू होता है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। तो हमने E के बेसिस पे कोलिजन्स को एक तरीके से बाइफरकेट कर रखा है कि अगर E इक्वल्स टू 1 तो इलास्टिक कोलिजन, E की वैल्यू इक्वल टू 0 तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और अगर E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं लाई करे तो वो हो गया पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है बेटा कि फॉर वन डायमेंशनल या हेड ऑन इंपैक्ट्स। तो अब हमने कुछ एनालिसिस पढ़ा है वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन्स की अंदर E के बेसिस पर हम इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स की कुछ एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कुछ बेसिक एनालिसिस जो हमने की है E के बेसिस पे वो पढ़ रहे हैं। तो पहला है फॉर E इक्वल्स टू 1। तो E इक्वल्स टू 1 को हम बोलेंगे बेटा इलास्टिक कोलिजन। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा कि पहला हम जानते हैं कि E बराबर हो गया इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखे तो मुझे पता है ये हो गया इंटीग्रेशन F, रिफॉर्मेशन वाले फोर्स को मैंने लिखा था बेटा FR, तो इंटीग्रेशन FR dt ये हो गया रिफॉर्मेशन का इम्पल्स अपॉन इंटीग्रेशन FD dt ये हो गया डिफॉर्मेशन का इम्पल्स। तो ये हो गया इसका एक तरीके का मेथड जिसमें हमने E को डिफाइन किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और एक होता है अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा कि E इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा इक्वल्स टू 1 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन FR dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FD dt। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेशन को हटा लें तो यहां से कहानी समझ में आ गई FR इज इक्वल टू FD। मतलब इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इस E की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो ये इधर जाके इक्वल हो जाएगा। तो इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन बराबर इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएंगे फोर्सेस ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू फोर्सेस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्सेस भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग फोर्सेस भी बराबर होते हैं। सिमिलरली अगर दूसरी फॉर्म से देखें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट।
अगेन ये ई का वैल्यू बेटा 1 है, तो यहां से निकल के आ जाएगा क्या कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब अप्रोचिंग वेलोसिटी कोलिजन से जो पहले आई थी वही बराबर हो जाएगी जो सेपरेशन वेलोसिटी है जिसे हम कोलिजन के बाद पढ़ते हैं। इसे ही मैंने बेटा प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है आगे कि इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ये भी हमें पता लग गया। फिर फोर्सेस ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू फोर्सेस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ये भी मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि इम्पल्स की अगर मैं बात करें तो मैंने बताया था कि इम्पल्स क्या होता है बेटा, ये होता है एफ आर डी टी इस बराबर इंटीग्रेशन एफ डी डी टी। अगर इंटीग्रेशन को हटा लें तो ये दोनों हो गया एफ आर इज इक्वल टू एफ डी, मतलब फोर्सेस ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू फोर्सेस ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। और पीछे से एक पॉइंट और पता लगा लिया हमने कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नेक्स्ट है कि फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो ये हमें पॉइंट समझना है बेटा कि हम यहां पर क्यों बोल रहे हैं कि फोर्सेस कंजर्वेटिव है। तो अगर याद करें बेटा कहानी इलास्टिक कोलिजन की, तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में जब डिफॉर्मेशन हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी का जो हिस्सा डिफॉर्मेशन एनर्जी में, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पूरी की पूरी एनर्जी कोलिजन के बाद वो रिकवर कर लेता है। मतलब इस पूरे कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो पूरी की पूरी सेम ही रहेगी, क्योंकि पूरा कोलिजन हम मान रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि इस पूरे कोलिजन में, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो एनर्जी गई थी पहले डिफॉर्मेशन में वो पूरी रिकवर हो जाती है। और हम जानते हैं वर्क पार एनर्जी के अंदर कि वो फोर्सेस का फील्ड जिनके अंदर एनर्जी कंप्लीटली रिकवर हो जाए वो जो फोर्स फील्ड होता है उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। मतलब इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग कोलिजन्स वो कंजर्वेटिव नेचर के ही होते होंगे, तभी तो जो एनर्जी है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाती है। तो वही है फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, क्यों कि होल एनर्जी रिकवर्ड, जो एनर्जी डिफॉर्मेशन में स्टोर हुई थी वो कंप्लीटली टक्कर के बाद हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने समझा हुआ है कि बिफोर काइनेटिक एनर्जी जो होती है या फिर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होती है वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो जाती है। तो वही मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लिखा है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि इवन इलास्टिक कोलिजन में ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन में स्टोर रहता है, डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। फिर नेक्स्ट है COLM इज वैलिड, तो ये तो तय बात है कि अगर दोनों बॉल्स को आपने सिस्टम बनाया होगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वैलिड रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बना रखे हैं। नेक्स्ट है बेटा इन इलास्टिक कोलिजन, तो अगर E का वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगा तो वो जो कोलिजन का टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। तो उसके अंदर भी अगर देखें तो E इज इक्वल टू इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। अब ये है बेटा वैल्यू लेस देन 1, तो हम यहां से कह सकते हैं सिंपल सी बात कि अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा बेसिकली कि ये हो गया इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन is less than impulse during deformation। अगर हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद कि इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज लेस देन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, इसे हम बोल देंगे डिफॉर्मेशन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगेन ये वाली वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जैसे पहला है बेटा इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज लेस देन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो मैंने आपको बताया था पीछे से ही अगर E की वैल्यू 1 से लेस हो जाएगी तो हमें पता है कि जो वाली वैल्यू है इम्पल्स की वो ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन वाली कम हो जाएगी, इससे इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन से। नेक्स्ट है इसके अंदर
कि फोर्सेज ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इज लेस देन फोर्सेज ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो ये बात भी सही है। मैं अब इम्पल्स की बात करूँ तो इम्पल्स के लिए अपन लिखेंगे बेटा एफ आर डी टी, ये लेस देन हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ ड्यूरिंग, अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन की तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी डी टी। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें एफ आर इज लेस देन एफ डी। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफॉर्मेशन के टाइम पे लगने वाले जो फोर्सेज होंगे वो मैग्नीट्यूड में छोटे होंगे डिफॉर्मेशन के दौरान लगने वाले फोर्सेज से। तो वही लिखा हुआ है कि फोर्सेज ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज लेस देन फोर्सेज ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बात भी सही है कि अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 है तो हमने पीछे देखा था कि अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो VOS जो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नेक्स्ट है इसके अंदर कि फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव। तो ये सही बात है क्योंकि यहां पर हमें पता है कि इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने ये बात याद करी थी, याद करो फ्लैशबैक में चलें तो मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन जब मैं सिखा रहा था कि जब डिफॉर्मेशन हो जाती है और उस डिफॉर्मेशन के बाद जब रिफॉर्मेशन का टाइम आता है, जब दोनों स्फेरिकल बॉडीज अपनी अपनी ओरिजिनल शेप्स में जाने की ट्राई करती हैं, तब इनइलास्टिक के अंदर सेपरेशन होने के बाद भी बॉडीज के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन रह जाती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में उन बॉडीज के अंदर स्टोर हो जाता है, उन बॉडीज की एक इंटरनल एनर्जी बन जाती है, डिफॉर्मेशन एनर्जी बन जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो सबसे जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अंदर लॉस होने लगता है। तो वही लिखा हुआ है फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव। अब क्यों? क्योंकि एनर्जी इज नॉट रिकवर्ड कंप्लीटली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो थी वो फाइनल जो थी मतलब आफ्टर कोलिजन थी वो हमें उतनी ही नहीं मिलती है जितनी की इनिशियली थी। कुछ काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस। तो ये तो मैंने बताया आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होती है क्योंकि कुछ जो पार्ट है वो डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में बॉडीज में या मटेरियल्स में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है COLM इज वैलिड। तो ये तो है ही कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तो हर प्रकार के कोलिजन में वैलिड रहेगा क्योंकि हमने हर प्रकार के कोलिजन में दोनों बॉल्स को या दोनों स्फेरिकल बॉडीज को सिस्टम माना हुआ होता है। नेक्स्ट है बेटा E बराबर 0, जिसके लिए हम बोल रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो E बराबर 0 जो होगा अगर वो हो जाएगा तो जो कोलिजन होगा वो हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सिंपल फॉर्म्स देखें इसकी तो E बराबर था इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। अब अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब यहां से क्या निकल के आ गया कि इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन क्या बन जाएगा 0। और यहां से अगर देखें तो ये वाली टर्म भी बेटा 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट दैट इज इक्वल टू 0। इसको जब आप 0 पुट कर दोगे तो यहां से निकल के आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। तो इसके सिंपल पॉइंट्स बन जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया इम्पल्स ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये ऊपर का टर्म है ये भी 0 हो गया। मतलब बॉडीज का कोई प्रकार का इंपल्स नहीं मिलेगा या बॉडीज को कोई इंपल्स नहीं मिलेगा ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है इसका कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 0। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये टर्म 0 है तो सेपरेशन भी 0 हो जाएगा। अब अगर वन डायमेंशनल कोलिजन है तो यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस V1। लेट सपोज V2 और V1 फाइनल वेलोसिटीज है तो V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि E की जो फॉर्म लिखी थी वो हमने क्या मान ली थी बेटा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इनका मैग्नीट्यूड। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि अगर E की फॉर्म हमें याद हो जो हमारा बेसिक फिगर था उसके लिए तो वो था V2 माइनस V1 वेक्टर में डिफरेंस उसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ U1 माइनस U2 का अपॉन में। तो ये था सिंपल E। तो यहां पर अगर रखें तो अगर ये वैल्यू 0 है बेटा, अगर ये वैल्यू 0 है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू 0। तो वही लिखा हुआ है बेटा V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो V2 इक्वल टू V1, मतलब कोलिजन के बाद दोनों जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी। और ये तो हमने पढ़ाई था कि जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों बॉडीज में वन डायमेंशन के अंदर अलग होने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद वो दोनों की दोनों जो बॉल होती है वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाती है। तो वही मैंने लिखा हुआ है साथ साथ चलेंगे।
तो दोनों जो बॉल्स हैं वो एक साथ चलना शुरू कर देंगी। फिर नेक्स्ट है फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव। तो सही बात है, इसमें भी फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। इवन हम तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, और वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्सिमम लॉस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रिफॉर्मेशन की कोई पीरियड ही नहीं मिला है, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, रिफॉर्मेशन के दौरान कोई फोर्सेज ही नहीं लगे हैं। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन में गई है अब वो रिकवर ही नहीं हुई है, इवन वो तो कुछ भी पार्ट में रिकवर नहीं हुई है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिला होगा, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है वो डिफॉर्मेशन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है। नेक्स्ट है COLM इज वैलिड। तो ये तो है ही, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें कि स्ट्रेटेजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ 1D या हेड ऑन इम्पैक्ट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1D या हेड ऑन इम्पैक्ट कोलिजन है तो उसके अंदर जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे उनकी स्ट्रेटेजी सॉल्व करने की क्या बनेगी। तो उसके लिए हम बेसिक 2 स्टेप्स को यूज करेंगे, एक 1 बाय 1 हम हर क्वेश्चन में 2 स्टेप लगाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे। पहला है फॉर 1 डायमेंशनल कोलिजन वेक्टर साइन में बी रिमूव्ड। मतलब अगर केवल 1D की बात करते हैं तो हमें वेक्टर साइन की ज्यादा नीड नहीं होती है, क्योंकि अगर 1D है इसका मतलब बेटा एक ही लाइन पर मोशन होगा, या हेड ऑन है तो एक ही लाइन पर मोशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक ही लाइन पूरी है तो एक तरफ एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरी तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे। मतलब वही बात, अगर ओरिजिन बीच में है तो इस डायरेक्शन को लेट्स सपोज पॉजिटिव मान लेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे, क्योंकि पूरा मोशन जो होगा वो एक ही लाइन में होगा। सेकेंड है यूज वन, वही लाइन लिखा हुआ है कि यूज 1 डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन एज नेगेटिव। फिर है यूज दिस फिगर। मतलब हम बेसिक इस फिगर का यूज करेंगे क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दे रखा होगा हम ये डायग्राम बना के चलेंगे। इसे हमें बोलता हूं एक तरीके से रो डायग्राम, कि ये हमारा एक अजम्पशन वाला डायग्राम होता है। इसमें U1 U2 स्पीड्स जो है उन्हें मैं मान रहा हूँ स्पीड जो है वो टक्कर से पहले की स्पीड्स हैं, और V1 V2 जो है वो टक्कर के बाद की वेलोसिटीज है। तो अगर मैंने मान लिया कि चारों इस तरीके से सेम डायरेक्शन में है इनिशियली, मैं इनको अजम्पशन करके चलूंगा, इस तरह भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा। अगर सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं तो मेरा अजम्पशन सही होगा, और अगर कुछ वेलोसिटीज का आंसर नेगेटिव आते हैं इसका मतलब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी। तो ये बेसिक फिगर है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज करेंगे। अब इस फिगर के करस्पॉन्डिंगली हम हमेशा 2 इक्वेशंस का यूज करेंगे। पहली इक्वेशन तो हमें पता है कि COLM इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। तो हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करेंगे, और वो कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम लिखें यूज द मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, तो बेटा वेक्टर साइन हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि सिंगल लाइन में मोशन है। तो हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब मैंने सारे डायरेक्शन पॉजिटिव माने हैं, सारे के सारे जो ये बॉल्स हैं सबको सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ माना है, तो समय आगे मैंने पॉजिटिव यूज किया। तो इसलिए मैंने लिखा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। सेकेंड है इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग यूज द इक्वेशन इन्वॉल्विंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब हमें पता है कि जो ई वाली इक्वेशन होगी वो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बेसिस पर हम लिख सकते हैं, और ई का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको उस बेसिक फिगर के अकॉर्डिंग वो था V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये आपको याद रखना है। मैं इस पर डबल बॉक्स में आया हूं बेटा, ये हमें याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखनी है कि यहां पर जो V2 V1 U1 U2 आप रख रहे हो वो हमेशा आपको साइन के साथ रखनी है। तो वही लिखना है पुट U1 U2 एंड V1 V2 विद साइन। मतलब जो दोनों इक्वेशन हमने लिखी है ये या ये इक्वेशन बेटा दिस वन मोमेंटम इक्वेशन, या फिर ये ई वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में हमें U1 U2 V1 V2 सब साइन के साथ पुट करनी है। मैंने अगर मान लिया ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अगर कोई भी बॉल या कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रही होगी तो उसके लिए हम माइनस यूज करेंगे। तो ये सिंपल 2 स्टेप्स हैं जो हम स्ट्रेटेजी की तरह पढ़ रहे हैं और इन्हें हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is 1
देन फाइंड आउट वेलोसिटीज जस्ट आफ्टर कोलिजन। अगर ई का वैल्यू 1 है तो कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज हमें बतानी है। और हमें तो देखिए दोनों 2 kg की दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, 6 मीटर पर सेकेंड से ये इधर आ रहा है राइट डायरेक्शन में, और बी वाला भी 4 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम वही स्टेप्स लगाएंगे बेटा। तो पहली स्टेप तो सिंपल क्या कहती है, पहली स्टेप कहती है कि आप वेक्टर साइन को रिमूव कर सकते हो। आप सिंपल किसी एक डायरेक्शन को प्लस और किसी एक डायरेक्शन को माइनस मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि लेट सपोज मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा। अब सेकंड, मुझे ये नहीं पता है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉल्स कहाँ जाएंगी, ये इधर ही जाएंगी या इधर आएंगी। ये तो तय बात है कि वो एक ही लाइन में रहेंगी। मतलब अगर मान लो मैं कह दूं तो ये हेड ऑन कोलिजन है तो वेलोसिटीज आफ्टर टक्कर भी यही रहेंगी, इसी लाइन पर रहेंगी। लेकिन इस लाइन पर कहीं भी हो सकती है, ये शायद बॉल्स टक्कर के बाद इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती हैं। तो वो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके लिए एक बेसिक फिगर मान के बैठा था पहले ही कि मैंने मान लिया कि कोलिजन के बाद दोनों आगे ही जा रही हैं। और अगर मेरा अजम्पशन सही आया तो पॉजिटिव आ जाएंगी, और नेगेटिव आई तो मैं बोल दूंगा मेरा अजम्पशन गलत था। तो वही हमने किया सॉल्यूशन में बेटा कि लेट सपोज दोनों इनिशियली ये था, ये जो कंडीशन हो गई ये हो गई इनिशियल कंडीशन जो हमें कोलिजन से पहले दे रखी थी, और ये हो गई कोलिजन के बाद की कंडीशन, से बोल रहा हूँ फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल था दोनों 2 kg की बॉडीज थी, ये 6 मीटर पर सेकेंड से ये 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव कर रही थी। लेट सपोज टक्कर के बाद इसकी स्पीड v1 हो गई और इसकी स्पीड v2 हो गई। मास तो वही रहा, ये भी 2 kg और ये भी 2 kg। अब पहला क्या था, काम क्या था, CULM यूज करना। तो हमने CULM यूज किया। CULM यूज किया तो सिंपल क्या लगाया, मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियल हो जाएगा बेटा 2 × 6 प्लस 2 × 4 इज इक्वल टू 2 × v1 प्लस 2 × v2। मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1D के लिए हम वेक्टर साइन को रिमूव कर सकते हैं। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था। तो सिंपल मैं इसको अब सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया बेटा इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम इनिशियल, और ये जो हो गया बेटा ये हो गया मोमेंटम फाइनल। तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, और अगर हम वेक्टर साइन लगा लें तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल वेक्टर। इसको सॉल्व कर लें तो 6 2 12 प्लस 4 2 8, तो 12 प्लस 8 हो जाएगा। इधर हो गया 2v1 प्लस 2v2, तो ये हो जाएगा 20, 2 कॉमन लेके काट दें तो हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10। इसी होने वाली इक्वेशन नंबर 1। जहां से दिख रहा है बेटा कि दो वेरिएबल हैं v1 और v2, तो एक ही इक्वेशन है, तो एक से सॉल्व तो नहीं होंगे। लेकिन हमने स्ट्रेटजी में पढ़ा हुआ था कि बेसिक फिगर मान के हमने एक इक्वेशन और लिखना सीखा था, और वो था ई वाली इक्वेशन। तो बेसिकली आप लॉजिक से समझ भी गए होंगे बेटा कि टक्कर के बाद जनरली वो स्पीड्स या वेलोसिटीज के बारे में पूछेगा। तो हमारे पास दो ही वेरिएबल रहेंगे v1 और v2, तो हमें दोनों की इंडिपेंडेंट वैल्यूज निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगी। और अगर दो इक्वेशन चाहिए तो एक तो हमेशा मिल जाएगी बेटा मोमेंटम से। अब दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, तो आपको याद रखना है कि दूसरी इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। मतलब ई वाली जो इक्वेशन होगी, न्यूटन वाली जो इक्वेशन होगी, या न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन भी बोलते हैं इसे, जो ये वाली जो हमारे पास जो एक तरीके से इक्वेशन होगी वो हमारे यूज होगी। तो वही है कि यहां पर E बराबर 1 है, सवाल में दे रखा था देखो पीछे कि E इज 1, तो वही यूज किया है कि E इक्वल टू 1 है, तो वो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये आपको याद रखना है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, जहां पर v1 v2 u1 u2 आप वेक्टर के साथ रखो। तो v2 इधर माना है प्लस में हो गया, v2 माइनस v1 भी प्लस में है तो प्लस में रख दिया, अपॉन u1 भी इधर प्लस में है तो ये भी प्लस में रख दिया, माइनस u2 भी प्लस में है तो u2 भी प्लस में रख दिया। ये माइनस तो इसके फॉर्मूले में ही आते हैं। तो सिंपली क्या है 1 के बराबर v2 हो गया v2 माइनस v1 अपॉन u1 क्या है बेटा 6, तो 6 रख दिया प्लस का, 4 ये भी प्लस में है तो ये भी रख दिया प्लस में है, तो हो गया 6 माइनस 4। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू 2। तो मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, v1 प्लस v2 इक्वल टू 10 और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करना है। मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं बेटा। तो पहली इक्वेशन मेरे पास है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है बेटा वो है v2, यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस v1 प्लस v2 इस बराबर 2। दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को अगर ऐड कर ले तो देखो
V1 से V1 खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 2V2 इज इक्वल टू 12। तो यहां से जो V2 निकल के आ गया वो निकल के आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया V2 और पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब जो मैंने माना वो सही है। टक्कर के बाद ये जो दूसरा 2 kg वाला ब्लॉक होगा ये वाला, ये आगे ही जाएगा। अब इस V2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें V1 मिल जाएगा। लेट्स सपोज इस V2 की वैल्यू अपन यहां पुट कर दें तो यहां से मुझे V1 मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये भी मुझे पॉजिटिव मिला, मतलब ये बात तो तय है कि कोलिजन के बाद भी दोनों की दोनों जो बॉल्स है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। V2 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड और V1 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। इसी को प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 V1 आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये एरो जो मैंने बनाया है ये केवल और केवल डायरेक्शन के लिए बनाया है कि 4 मीटर पर सेकेंड हो गया इस तरफ राइट डायरेक्शन में और V2 हो गया 6 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां पर एक ध्यान से देखें तो आप देखेंगे ये A और B है तो ये भी A और ये B हो गया। तो A की स्पीड हमने मानी है U1 टक्कर से पहले, तो A की स्पीड टक्कर के बाद जो हमने मानी वो हो गई V1। मतलब ये है बेसिकली V1 A के लिए और V2 है B के लिए। तो A की टक्कर से पहले स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड और A की टक्कर के बाद स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से B की टक्कर से पहले स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड और टक्कर के बाद हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि अगर स्फेरिकल बॉडीज का मास सेम हो, अगर स्फेरिकल बॉडीज का मास सेम हो और उनके बीच में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो, भाई हेड ऑन तो हम पढ़ ही रहे हैं, और इलास्टिक कोलिजन हो तो उनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? भाई देखो कि 6 मीटर पर सेकेंड था इधर, ए वाला 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा था राइट डायरेक्शन में और बी वाला 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा था राइट डायरेक्शन में। दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज किया। इस बी ने अपनी वेलोसिटी को ए को दे दिया और इस ए ने अपनी वेलोसिटी को बी को दे दिया। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने अपनी वेलोसिटी को बी को दे दिया आफ्टर टक्कर। टक्कर के बाद हम सिंपल निकाल सकते थे कि ए की स्पीड हो जाएगी बेटा 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में और बी की स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आगे पॉइंट भी बना लिया है कि इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस अंडरगो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, मतलब वही हो गया हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन और मासेस सेम हो, देन द बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेती हैं। इसी को बेटा मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल एक वन लाइन में लिखा हुआ है कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, देन v1 इज इक्वल्स टू u2। v1 मतलब टक्कर के बाद पहले की वेलोसिटी, वो बराबर हो जाएगी u2 टक्कर से पहले u2 मतलब सेकंड वाले की वेलोसिटी, एंड v2 इज इक्वल्स टू u1 और टक्कर के बाद दूसरे वाले की वेलोसिटी टक्कर से पहले वाले की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ओवरऑल अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे। तो आप सिंपल एक लाइन याद रखेंगे कि जब कोलिजन हो हेड ऑन और इलास्टिक, मतलब जब हो कोलिजन हेड ऑन और इलास्टिक तो दोनों पार्टिकल्स या दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज आपस में बदल जाती है। उसी का एक एग्जाम्पल मैंने आगे ले रखा है कि लेट सपोज ये एक एग्जाम्पल है, इसमें दोनों की जो मासेज है वो 2 kg और 2 kg है। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है राइट डायरेक्शन में ए वाला और बी वाला जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में। मुझसे बोला गया कि अगर ई बराबर 1 हो तो कहानी क्या होगी। अब अगर मान लो आपको ये नोट याद नहीं है, आपको ये सिंपल पॉइंट याद नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल वापस वैसे सॉल्व करोगे जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। हम यहाँ से 2 इक्वेशन बनाएंगे, बेसिक फिगर में v1 v2 मानेंगे, एक बार मोमेंटम लगाएंगे, एक ई की इक्वेशन लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें पॉइंट याद है तो हमने देखा कि अगर हेड ऑन कोलिजन है और ई बराबर 1 है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। मतलब हम सिंपल कह सकते हैं कोलिजन के बाद इस ए को 1 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी इधर, मतलब
इस ए की वेलोसिटी हो जाएगी टक्कर के बाद 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से इस बी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, अगर आप देखें ध्यान से तो इस ए वाले की वेलोसिटी हो गई है 1 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो बी की वेलोसिटी वही थी टक्कर से पहले, तो इस जो बी की वेलोसिटी थी वो मिल गई मुझे ए के पास, और जो ए की स्पीड होगी या ए की वेलोसिटी थी टक्कर से पहले वो मिल गई है बी को। ये जो ए की वेलोसिटी थी ये पूरी मिल गई है बेटा किसको? वी को। तो जब दोनों का मासेस सेम थे तो दोनों की वेलोसिटीज टक्कर से पहले और टक्कर के बाद आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो ये एक वही पॉइंट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा कि मान लो दो मेरे पास स्फेरिकल बॉडीज है, अगेन वही हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, एक का मास 1 kg एक का मास 3 kg। तो मेरे से पूछा गया V1 एंड V2, मतलब मैं समझ गया कि टक्कर के बाद की वेलोसिटीज पूछी है। तीनों केस दे रखे हैं कि व्हेन E बराबर 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन, E बराबर हाफ मतलब इनइलास्टिक कोलिजन, और E बराबर 0 मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक, तीनों मेरे लिए दे दिए और 3 क्वेश्चन है बेसिकली ये, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम वैसे सॉल्व कर लेते अगर डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते अगर दोनों के मासेस सेम होते, लेकिन यहाँ ध्यान रहे दोनों के मासेस अलग अलग है। वो जो पहले जो नोट पड़ा था वो यहाँ पर नहीं लगेगा, ये नोट नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों के मासेस अलग अलग हैं। तो जो पहला वाला है वो हम साथ में सॉल्व करेंगे, फिर दोनों आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मैच करना, जो आपके स्टेप्स में गलती होगी वो आप पकड़ पाएंगे। तो बेटा सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने वही हमारा बेसिक फिगर बना लिया। ये तो हमें डायग्राम में दे रखा था, इसे हम वापस से बोल सकते हैं कि ये है बिफोर कोलिजन, ये है टक्कर से पहले की कहानी, और मैंने मान लिया कि कोलिजन के बाद 1 kg वाला V1 से जा रहा है और 3 kg वाला V2 से जा रहा है, ये हो गई आफ्टर कोलिजन। ये मैंने आपके सामने एक बेसिक डायग्राम माना है, जो मैं हमेशा मानता हूँ। मैं हमेशा क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि V1 V2 में आगे ही मानूं, एक ही डायरेक्शन में मानूं, उसके बाद अगर मेरा अजम्पशन सही होगा तो वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी, अदरवाइज वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी। तो मैंने मान लिया कि यही डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले यूज करते हैं E बराबर 1 इलास्टिक कोलिजन के लिए। जो पहला क्वेश्चन था पार्ट 1 में, उसमें हमसे इलास्टिक कोलिजन के बारे में कहा गया था। तो अगर उसके लिए यूज करें CULM लगाए बेटा, तो CULM कैसे लगाएंगे? मोमेंटम इनिशियल दैट इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो अगर यहाँ बात करें, मान लो बेटा ये है A वाला बॉडी, ये है B, ये है A और ये है B। तो अगर बात करें A का मोमेंटम इनिशियली तो वो हो जाएगा 1 into 4, तो वही लिखा हुआ है 1 into 4, ये हो गया A का इनिशियल मोमेंटम। इसी तरीके से अगर B वाले का देखे बेटा तो 3 into -4, क्योंकि मोमेंटम की इक्वेशन लिखते वक्त मैंने आपको बताया था कि U1 U2 V1 V2 सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो हमें साइन के साथ रखनी है। अगर मैंने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है तो जो ये B वाला है वो इनिशियली लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब माइनस डायरेक्शन में जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट अजम्पशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा -3 into 4। तो ये हो गया B का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका? 1 into V1। तो ये हो गया बेटा A का फाइनल मोमेंटम, ये मेरे लिए हो गया A का फाइनल मोमेंटम। अगर मैं इसे थोड़ा ठीक करूं, ये 1 छुप गया है, तो हो जाएगा 1 into V1 प्लस B का मोमेंटम देखे तो हो जाएगा 3 into V2, तो वो लिख दिया 3 into V2। ये हो गया B का फाइनल मोमेंटम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 12 मतलब -8, और ये हो जाएगा V1 प्लस 3V2। तो मेरे पास पहला इक्वेशन बन गया बेटा V1 प्लस 3V2 इज इक्वल्स टू -8। दोबारा से वही बात कि 2 वेरिएबल्स है तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए होगी। दूसरी इक्वेशन मुझे मिलेगी E वाली इक्वेशन से, तो दूसरी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अगेन V1 V2 U1 U2 को हम साइन के साथ पुट कर देते हैं। बेटा V2 हो गई V2, V1 हो गई V1, तो ये हो गया V2 माइनस V1, क्योंकि दोनों मैंने प्लस डायरेक्शन में मानी है, अपॉन U1। ध्यान से देखे बेटा, U1 है प्लस में, क्योंकि इधर है 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4। अब अगर आप B को देखें, जब U2 की बात करेंगे तो U2 है ये वाली, तो बेटा अगर इसकी बात करें तो इसकी डायरेक्शन है इधर, मतलब ये होगा माइनस में। तो ये जो माइनस है बेटा ये तो फॉर्मूले का है,
और ये जो -4 है ये इस U2 की वजह से है। तो वही ध्यान रखना है कि V2, V1, U1, U2 हमें साइन के साथ पुट करना है। तो इसको रख दिया तो हो गया 4 इंटू माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिल जाएगी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई बेटा, V1 प्लस V1 प्लस 3V2 इक्वल टू -8 और V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी मैथमेटिक्स लगानी है बेटा, मिलके सॉल्व करते हैं। चलो तो इनको अगर सॉल्व कर लें तो सिंपल लिखा हुआ है V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू -8। वही तरीका कि इसलिए लिखते हैं पहले -V1 प्लस V2 के नीचे V2 लिखने की कोशिश करते हैं और V1 के नीचे V1 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इज इक्वल टू ये है बेटा 8। दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे दोनों को ऐड करेंगे ये V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे 4V2 इज इक्वल टू 0, मतलब V2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो V2 है वो तो रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो V2 की वैल्यू तो आ जाएगी 0। अब V2 की वैल्यू अगर किसी एक में पुट कर देंगे तो यहाँ से V1 जो निकल के आएगा बेटा, अगर आप 0 पुट कर दोगे तो वो निकल के आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। और इस माइनस ने बता दिया कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। V1 वाली जो वेलोसिटी है वो अपोजिट आ रही है जो हमने मानी उसके। इसी को प्रिंटेड फॉर्म में देख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो V1 आई वो आई -8 मीटर पर सेकेंड। -8 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ बेटा, 1D के अंदर हमें वेक्टर लगाने की जरूरत तो है नहीं। माइनस का मतलब था कि हमने यहां माना था V1 में, याद करो बेटा, हमने डायग्राम में कहा मानी V1 को, इधर माना है। और जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया V1 का कहां पर बेटा, वो निकल के आया माइनस में। मतलब कि ये होगा V1 जो होगा वो वास्तव में इधर होगा। मतलब A वाला जो ब्लॉक है या A वाली जो बॉडी है वो टक्कर के बाद लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। मेरा अजम्पशन गलत था। तो वो उससे माइनस ने ये बताया कि V1 बराबर -8 मीटर पर सेकेंड मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। और V2 बराबर 0 आ गया है, मतलब ये रेस्ट हो गया। तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि टक्कर से पहले दोनों बॉडी चल रही होंगी आगे राइट डायरेक्शन में, और टक्कर से पहले मुझे डायग्राम दे रखा था ये वाला, और टक्कर के बाद कहानी हो जाएगी ये वाली। ए वाला चलेगा 8 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में और बी वाला रेस्ट पे हो जाएगा। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है जब E इज इक्वल टू 1/2, मतलब ये जो कोलिजन था बेटा ये कौन सा टाइप का था, तो आप बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। यस और नो? यस सर। अब इसमें भी देखिए बेटा E बराबर V2 माइनस V1, अगेन वो रखेंगे E का वैल्यू, तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V2 भी प्लस में V1 भी प्लस में अपॉन U1 जो था बेटा वो आगे था 4 से, और U2 था वो इधर था माइनस से, वो इधर था इसलिए माइनस लगाएंगे तो माइनस का 4। सॉल्व करेंगे। अब यहाँ E का जो वैल्यू है बेटा वो 1/2 पुट करना था, तो 1/2 पुट कर दिया तो ये मिल गया V2 माइनस V1 अपॉन 8। सॉल्व करने पर इक्वेशन मिल गई V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 4। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। सर आपने सीधा इक्वेशन E का क्यों लिखा? क्योंकि बेटा एक इक्वेशन तो COLM की यहाँ से मुझे पहले से मिल चुकी है, वो तो यहीं से मिल चुकी है, वो इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि अब भी डायग्राम तो मैं यही बनाऊंगा, तो मैंने वहां आगे बनाई नहीं है उसको। सिंपल मैं लिख दिया फ्रॉम COLM V1 प्लस 3V2 इज इक्वल टू -8। दोबारा से दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर सॉल्व करना सीख लेते हैं बेटा। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 4। वही कोशिश करते हैं कि V1 के नीचे V1 लिखें, तो ये हो जाएगा 3V2 और ये हो जाएगा बेटा प्लस में V1 इज इक्वल टू माइनस का 8। अगेन दोनों को ऐड कर दें तो इस V1 से V1 आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4V2 इज इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V2 मिल गया माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। अगेन में ये नेगेटिव में आया, इसका मतलब मेरा अजम्पशन गलत था। जो V वाला पार्टिकल है टक्कर के बाद वो राइट डायरेक्शन में नहीं लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब इस V2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो मुझे V1 मिल जाएगा। लेट सपोज मैंने इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा सिंपल -1 माइनस V1 इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो V1 मिल जाएगा वो मिल जाएगा -1 माइनस 4, मतलब V1 आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे -1 माइनस V1 इक्वल टू 4,
मैंने इसको इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये मिल जाएगा -1 माइनस V1 इज इक्वल टू 4। तो ये लिखा हुआ है बेटा, तो यहां से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू -1 माइनस 4। सॉल्व करने पे मिल जाएगा V1 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी नेगेटिव आई, मतलब V1 भी टक्कर के बाद राइट में नहीं लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वही प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व किया तो V1 निकल के आया -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में, और V2 निकल के आया -1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब V2 आया 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड में लेफ्ट डायरेक्शन में, और टक्कर के बाद A वाला ब्लॉक भी लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा और B वाला ब्लॉक भी लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा। तो हम सिंपल क्वेश्चंस में बेटा वो दोनों जो हमारी स्ट्रेटजी थी, दोनों हमारे जो स्टेप्स थी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, एक मोमेंटम इक्वेशन और एक E वाली इक्वेशन। बेसिक डायग्राम में हम आगे की तरफ दोनों ब्लॉक्स को चलता हुआ मान लेते हैं, अगर मानना हुआ सही निकलता तो दोनों V1 V2 पॉजिटिव आ जाएंगी, अदरवाइज वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी। थर्ड पार्ट इसका आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अपनी गलतियों को स्टेप्स में देख 1 बाय 1 देख के पता लगाइएगा, और अगर सही होगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपने सही चीजें लगाई हैं और वेक्टर के साथ ही ई में वैल्यूज को पुट किया है। नेक्स्ट है ई बराबर 0। अगर ई बराबर 0 के लिए बेटा बात करें तो हो जाएगा V1 बराबर V2 बराबर V। क्यों? क्योंकि अगर ई बराबर 0 मतलब हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब दोनों की दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो साथ साथ चलेंगे। अब अगर साथ साथ चलेंगे तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ बेटा कि जो एक कहानी बनेगी दोनों की, वो सिंपल क्या बनेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मुझे लगाना होता तो मुझे पता है कि एक ब्लॉक जो 1 kg का था वो इस तरह से चल रहा था, और 3 kg वाला जो ब्लॉक था वो थोड़ा बड़ा होगा इससे, जो 3 kg वाला ब्लॉक था वो इधर चल रहा था, ये भी 4 से चल रहा था, ये भी 4 से चल रहा था, और टक्कर के बाद अब E बराबर 0 मतलब दोनों चिपक जाएंगे। तो मैंने मान लिया कि टक्कर के बाद दोनों ब्लॉक इस तरीके से कंबाइंडली, ये मान लिया सपोज 1 kg और ये मान लिया 3 kg, ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे किसी v स्पीड से। तो मैंने मान लिया कि जो बेसिक डायग्राम मेरा बना होगा वो ये बना होगा। इनिशियली दोनों ये इस तरीके से गए थे, और टक्कर के बाद दोनों एक कंबाइंड बॉडी बन गए हैं, एक सिस्टम बन गए हैं, और दोनों 3+1 मास बन के आगे किसी कॉमन स्पीड v से जा रहे हैं। तो अगर मुझे COLM लगाना होता इसमें तो सिंपल क्या लिखता, पहले होता 1 × 4 माइनस 4 × 3, बट अगर मोमेंटम लगाएं सिंपल तो 1 × 4 माइनस 4 × 3 दैट इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा बेटा 1 × b प्लस 3 × v। तो ये मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पर ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल गया -8 इक्वल टू 4v, मतलब v इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट डायरेक्शन में। मतलब जो मैंने अजम्पशन माना है वो गलत है। दरअसल टक्कर के बाद दोनों जो बॉल्स है वो एक सिस्टम बन के लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगी, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। मैंने इसको ऐसे माना था, अगर सही में पॉजिटिव आंसर आता, अगर ये v का वैल्यू बेटा पॉजिटिव आती तो मेरा अजम्पशन सही था। नेगेटिव आया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन अजम्प्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो बेटा इस तरीके से अपन इस लेक्चर में पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, और इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए ई को कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि 1D के अंदर अगर हमें इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्ट इनइलास्टिक की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी हो, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी हो, वो हमने देखी। फिर हम न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़े, हमने बताया कि अगर 1D के कोई न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। हमने बताया कि 2 स्टेप्स हैं, आप 2 इक्वेशन हमेशा यूज कर सकते हैं, एक COLM की इक्वेशन है और एक बेटा ई की इक्वेशन है। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क है आज का, ट्राई कीजिएगा।